आपका एटीट्यूड कैसा होगा ये हर वक्त डिपेंड करता है आपके सामने कौन बैठा है। यानी मेरा एटीट्यूड निर्भर करेगा जिनसे मैं डील कर रही हूँ उनके ऊपर। तो यहीं पर एक सीनियर सिटीजन को परेशान करना बहुत ही महंगा पड़ा एक दामाद को। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे एक दामाद का क्या अधिकार होता है ससुर के संपत्ति में। तो बेसिकली बात कुछ यूं है, पिता बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवाता है। शादी के बाद बेटी और उसकी हस्बैंड ससुर का ही एक घर में रह रहा था, जो घर को ससुर ने खुद बनाया था। अभी शादी के कुछ साल बाद लड़की का एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, लेकिन लड़की के डेथ हो जाने के बाद दामाद दूसरी शादी नहीं करा, फादर इन लॉ के ही घर में वो रह रहा था। फिर बाद में चल करके फादर इन लॉ रिटायर हो जाता है। फादर इन लॉ एक भेल कर्मचारी थे, उनको रेगुलर पेंशन नहीं मिलता है। 73 इयर्स उम्र हो रहा था और बीवी का तबीयत खराब रहती और भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसे में आर्थिक व्यवस्था खराब होने के चलते उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था बीवी की दवाई और छोटे छोटे बच्चों के नीड्स फुलफिल करने में। तो वो दामाद को कहता है कि प्लीज ये मेरा जो घर है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई किराएदार बिठा देता हूँ तो मुझे एक रेंट भी मिलने लगेगा। इससे मैं बीमार बीवी की चिकित्सा और जो मेरा छोटे छोटे बच्चे उसका भरण पोषण ठीक ठाक से कर पाऊंगा। लेकिन दामाद कहता है ये घर बनाने में मैं तो 1 लाख रुपए आपको दिया है, अब किस तरीके से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो। दामाद ने उल्टा कहा ये घर अभी मेरा हो गया है क्योंकि आपका मैं दामाद हूँ, तो इसीलिए लड़की का जो हिस्सा है, जो प्रॉपर्टी में शेयर है, वो अभी मुझे मिलना चाहिए लड़की के गुजर जाने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में एक मनमुटाव चल रहा था और यहीं पर फादर इन लॉ सीधे सीधे पहुंच जाता है कोर्ट के पास कि मेरे सन इन लॉ को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये संपत्ति मैं खुद बनाया है और मेरी डॉटर अभी नहीं रही, तो इसके चलते दामाद का भी कोई अधिकार यहाँ पर नहीं बनता है। एक इविक्शन सूट फाइल किया गया था। दामाद कोर्ट में जा करके ये डिफेंस करने लगा कि ये मकान कंस्ट्रक्शन करने के वक्त मैंने 1 लाख रुपए इनको दिया है और ऊपर से कहा जाता है कि 1 लाख रुपए के साथ ही साथ मेरा यहाँ पर एडवर्स पोजेशन बन गया है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा बन गया है। सो ज़रा देखिए किस तरीके से डिफेंस लिया जा रहा है। पहली बात, कोर्ट में बोला गया कि 1 लाख रुपए दिया गया है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। फिर जाकर के कहने लगा कि ये तो एडवर्स पोजीशन है, प्रतिकूल कब्जा, यानी कि 12 साल अगर आप कोई संपत्ति में कब्जा बना करके रखते हो ना, तो उस संपत्ति का आप मालिक बन जाते हो। हालांकि कुछ शर्त वगैरह है, उसको भी देखना पड़ता है। कोर्ट ने बोला नहीं, और अभी तक आते आते दामाद लोअर कोर्ट में हार चुका था, इसीलिए वो मैटर को लेके गया एमपी हाई कोर्ट के पास। दामाद यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के पास पेश करी, जहाँ पर 1 लाख रुपए डली गई थी फादर इन लॉ के अकाउंट में, और वो क्लेम करने लगा कि ये 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन प्रूफ कर देता है कि इसके चलते मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैंने खरीद लिया है। लेकिन कोर्ट यहाँ पर ये सारे के सारे क्लेम्स को खारिज कर देते हैं और यहीं पर कोर्ट डिसीजन में बोले एक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दिखा करके किसी भी संपत्ति में मालिकाना हक क्लेम नहीं किया जा सकता है। नंबर 2, ये दोनों पार्टीज के बीच कोई भी लीगल अग्रीमेंट नहीं हुई है कि ये इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, कि इस संपत्ति को दामाद के द्वारा खरीदा गया है। जबकि ये प्रूफ किया जा सकता है कि फादर इन लॉ 2007 में ये संपत्ति खरीदी थी और वो यहाँ पर दामाद को रहने के लिए परमिसिव पोजीशन अलॉट करा, नॉट एज एन ओनर, मालिक की तरह नहीं। अभी मैटर है हाई कोर्ट में, वहां पर क्या हो रहा है देखिए। वहां पर ऐसा कुछ कहा गया कि केस चला आता है ये 73 इयर्स के सीनियर सिटीजन के फेवर में। अभी दोस्त जरा बात को ध्यान से सुनिए, माता पिता अपने संपत्ति किनको देंगे? बच्चों को देंगे अगर बच्चा है तो, अगर बच्चा नहीं है तो किनको देंगे? रिलेटिव को देंगे। तो बच्चा या फिर रिलेटिव। और इस पॉइंट पर एक सवाल आता है, क्या सन इन लॉ एक बच्चा या फिर रिलेटिव, ये दोनों कैटेगरी के अंदर फिट होता है? सन इन लॉ यानी कि दामाद को क्या बच्चा या फिर रिलेटिव कहा जा सकता है कानूनी? दैट वॉज द क्वेश्चन बिफोर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। उत्तर में कोर्ट ने कहा सीनियर सिटीजन एक्ट सेक्शन 2A में
डेफिनेशन दिया गया है चाइल्ड किनको कहा जाएगा। वो होंगे बेटा, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स हु आर नॉट माइनर्स, इनको चाइल्ड कहा जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर ही आपको मेंटेन करने का, भरण पोषण करने का दायित्व भी होता है। नेक्स्ट, सन इन लॉ इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दिस डेफिनेशन। दामाद के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं किया गया है इस धारा में, जरा गौर से सुनिए मेरे दोस्त। लेकिन दामाद एक रिलेटिव या फिर बच्चा नहीं हो सकता है, इसको लेकर के भी तो कुछ भी नहीं कहा गया इस कानून में। दैट्स द लूपहोल्स। और कोर्ट ने यहाँ पर कहा इस केस में ये जो फादर केस फाइल कर रहे हैं ये कोई चाइल्डलेस फादर नहीं है, इनका बच्चा है। तो इसके चलते यहाँ पर दामाद को कोई बच्चा या फिर रिलेटिव माना नहीं जाएगा। अगर बच्चा नहीं होता तो अलग बात। कोर्ट रूल किए कि जमाई यहाँ पर चाइल्ड के कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं करता है, दामाद को यहाँ पर बच्चा के रूप में माना नहीं जाएगा, क्योंकि फादर इन लॉ का ऑलरेडी चाइल्ड है। चाइल्डलेस फादर, बच्चाहीन पिता नहीं है ये पिता। और यहीं पर कोर्ट के सामने निवेदन रखा गया फादर इन लॉ के द्वारा कि प्लीज ये संपत्ति को खाली करवा दिया जाए, ताकि मैं इससे कुछ एडिशनल इनकम अर्न करके अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रख पाऊं। यहीं पर कोर्ट इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर पास करे। 30 डेज का समय दामाद को दिया, कहा कि आप ये घर से निकलो, अगर नहीं निकलोगे तो स्टेशन हाउस मास्टर SHO को ऑर्डर दिया जाता है कि आपका जो सामान है वो ये घर से निकाल देंगे। दामाद एक चाइल्ड भी नहीं होता है, एक रिलेटिव भी नहीं होता है लीगली। सो दैट वाज द ऑर्डर। और यहीं पर लीगल स्टैंड पॉइंट देखिए। सबसे पहले केस दाखिल होता है फादर इन लॉ के द्वारा अंडर सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। सेक्शन 23 में क्लियर कट मेंशन किया गया है कोई ऐसा इंसान जिनके पास एक संपत्ति हस्तांतर हो रहा है और हस्तांतर होने का मेन रीजन यही है कि वो सीनियर सिटीजन का भरण पोषण की दायित्व लेगा, खाने पीने का इंतजाम करेगा, एकदम ठीक ठाक से उनको रखेगा, लेकिन फुलफिलमेंट करने में असफल रहता है तो संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। तो यहीं पर कहा गया है कि संपत्ति हस्तांतर किनके पास हो सकता है। आप कोई बाहर वाले इंसान को तो नहीं करोगे, डेफिनेटली आपका कोई रिलेटिव है या फिर आपका जो बच्चा है आप उनको ही करोगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर ये ऐसा भी होता कि घर को डॉटर को दी गई थी तो डॉटर के गुजरने के बाद सन इन लॉ को मिलना चाहिए। उस केस में दामाद को बच्चों के कैटेगरी में लाया जा सकता है। तो दामाद बन रहे बच्चा, यानी कि बच्चा का क्या ड्यूटी है, क्या लायबिलिटी है कि वो अपने वरिष्ठ माता पिता का सेवा करे, वरिष्ठ माता पिता के प्रति सेवाबद्ध रहे, उनको प्यार से रखे अंडर सेक्शन 2H ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट। तो क्या यहाँ पर हो रहा था वो चीज? नहीं हो रहा था। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा यहाँ पर प्रॉपर्टी एक परमिसिव पोजेशन और ग्रेचुइटियस ट्रांसफर के नाते दी गई थी। और अगर सीनियर सिटीजन ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, डेमोन्स्ट्रेट करने में सक्षम हो जाता है कि मुझे इस संपत्ति का नीड है, जरूरत है, तो डेफिनेटली उस ट्रांसफर को नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। और यही हुआ इस केस में। जरा मेरे बात पर गौर कीजिए, फॉर्मल ट्रांसफर यहाँ पर नहीं है। फॉर्मल ट्रांसफर मतलब ऑफिशियली जो कराया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करके, रजिस्टर्ड डीड बना करके, तो एक लिखी पढ़ी होती है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ना होते हुए भी केवल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट घर को खाली करने की, वेकेट करने का ऑर्डर पास कर देते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? समरी में 2 पॉइंट। सबसे पहला, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो सेक्शन 23 में केस दाखिल करके इविक्शन का डिमांड कर सकते हो। नंबर 2, प्रूफ करनी पड़ेगी कि पीसफुल इनकम सोर्स या फिर जरूरत है मुझे इस घर का, ये प्रूफ करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने। डजंट मैटर वहां पर कोई फॉर्मल ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है, डजंट मैटर, ठीक है ना। सो दैट्स द पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया है। क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जरूर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और वीडियोस के लिए। जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।